शांति ही। एक दफे ओंकार का दीर्घ उच्चारण करेंगे दोबारा। ओ जमीन पे माथा टिकाते हुए बोलेंगे, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। अभी 5 माताओं को याद करेंगे। माथा जमीन पे रखेंगे प्रणाम की स्थिति में। जननी जन्मभूमि, गो माता, वेद माता, गंगा माता। सर ऊपर उठाते हुए बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारा पतंजलि का लोगो में लिखा हुआ है, जय किसान, इदम राष्ट्रम इदम न मम। ये स्वामी जी का ब्रीद वाक्य जो हमारे हर एक बैनर पे छपा हुआ रहता है, उसको याद करना है। और हास्यासन बाकी रह गया, सिंह गर्जना बाकी रह गई, तो सिंह गर्जना पहले कर लेते हैं, फिर हास्यासन करेंगे, फिर बंद करेंगे। सिंह गर्जना के लिए जीभ बाहर निकालना है और जोर से चिल्लाना है। बस 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 बस, और जोर से और जोर से चलो अभी अभी लास्ट वाला। सर्वेभ्यो नमः। बहन जी आप अपना कब्जा ले लीजिए। बहन जी मेरा सत्र पूरा हो गया, आप अपना कब्जा ले लीजिए जी। हाँ बराबर 7 बजे। हाँ बराबर 7 बज गए दादाजी। आपने सही समय पे शुरू किया और सही समय पे योगा खत्म किया। ये सब स्वामी जी की कृपा है, स्वामी जी की कृपा है। अच्छा विचार, स्वामी जी के पूरे विचार आपके अंदर है। और बस आप 77 ईयर के हैं, फिर भी आपने आज बराबर शीर्षासन और कठिन कठिन आसन हमें करके दिखाए, जो हमारे जैसे छोटे बच्चे या 23-35 साल के भी नहीं कर सकते, वो आपने 77 ईयर में करके दिखाया हमें। और पूरी जानकारी जो वेद के बारे में, आहार के बारे में, बहुत पूर्ण गीता में जो रामायण में जो श्लोक थे वो भी आपने हमें बता दिए, क्या महत्व है आहार का, इसके बारे में भी आपने चर्चा की। बहुत सुंदर संवाद रहा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आपका दादाजी। और आप आचार्य कुलम में भी रह चुके हैं, बच्चों को सिखाया है आपने। और तो इसीलिए तो मैं बोल सकता हूँ, भगवान के पास मेरा भाग्य था। स्वामी जी ने बुलाया था कि भाई आप आइए सेवा दीजिए, तो भगवान की दया से मैं पहुंच गया, तो बहुत अच्छी तरह से। और महाराष्ट्र पूर्व से मैं अकेला था, महाराष्ट्र पश्चिम से एक अकेले थे, गोविंद जी बोल के, गोविंद जी गाड़गे। चलो अच्छी बात है बहन जी, अभी थोड़ा रजा रहूंगा मैं भी। मेरे आगे का क्लास है 7:30 बजे का। जी जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद दादाजी। बहुत सुंदर आपने कक्षा ली, और आगे भी हम आपको कभी बुला सकते हैं दैनिक योगा क्लास। कभी भी बुलाइए, कभी भी बुलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके लिए, स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि सेवा देना ये पहला धर्म है हमारा, और परहित समान धर्म नहीं भाई। और ज्ञान भी देने से बढ़ता है मेरा ज्ञान। तो चलो आपको धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। फिर से ओम जी। बोलिए बोलिए बोलिए
हाँ धन्यवाद, आपने वो कराया। अब मैं आगे आज के हमारे जो चीफ गेस्ट महोदय उपस्थित हैं और रुद्रप्रयाग से हैं, बहुत ही पवित्र तीर्थ मुझे पता है। रुद्रप्रयाग से हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय यहाँ इस सदन में उपस्थित हैं। हाँ, मैं उनको 10 मिनट देखूंगा। सम्मान आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय दिनेश जी सेम्बा जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और हमारे हाँ चीफ गेस्ट महोदय का परिचय करा करके और उनको सम्मान आमंत्रित करने का कष्ट करें। दिनेश जी सेम्बा जी। जी, नमो नमस्ते तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आज के आदरणीय योगाचार्य जी को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। किस अवस्था में भी आप बाल रूप में हैं, आपको नमन है। आज योगाहार का 389वां दिन है, 26 मई 2022 गुरुवार का दिन है। और हमें ये प्रसन्नता है कि आज हम ऐसे कर्मयोगी जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुला रहे हैं, जो किसान हैं और किसान के साथ साथ कई किसानों का, जनपद रुद्रप्रयाग और अपनी विधानसभा के कई किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदरणीय श्री भरत सिंह चौधरी जी आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं और उनसे राजनीतिक बातें न करके खेती किसानी किस तरह से उनके जनपद में हो रही है और किस तरह से जो छोटे छोटे किसान हैं, बहुत ही छोटी जोत वहाँ पे है, वो कैसे आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, अपने किसानों के साथ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। क्योंकि जनपद रुद्रप्रयाग छोटे किसानों के लिए जाना जाता है। और उससे पहले ये कहूँ कि जैसे कि आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब जो कि राज्य प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि रुद्रप्रयाग जो है रास्ते में बीच एक मध्य मार्ग है श्री केदारनाथ जी का और श्री बद्रीनाथ जी का, और साथ में वहाँ पे कौंच पर्वत है, जिस कौंच पर्वत पे देव सेना नायक विराजते हैं श्री कार्तिक स्वामी जी। और इसी जनपद में एक माता है, हरियाली माता। ये हमें बहुत ही हमारे पूर्वजों ने और हमारे ऋषि ने क्या अच्छी परंपरा निभाई है और हमें बताई है कि हरियाली की हम देवी स्वरूप का पूजा करते हैं और माँ शक्ति का, माँ दुर्गा का रूप भी हरियाली है। तो ऐसे जनपद रुद्रप्रयाग से वहाँ के विधायक जो कि किसान भी हैं, उनका आज किसान के रूप में हम स्वागत करते हैं। आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी, आपका स्वागत। प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप तक आवाज पहुँच रही होगी? हाँ, मुझ तक आवाज पहुँच रही। मेरी आवाज आपको मिल रही है सेमा जी? आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ, मैं सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। और योगाचार्य जी ने, मैं देर से जुड़ा, लेकिन जितना मैं उनको सुन पाया, देख पाया, मैं धन्य हो गया हूँ। और इस उम्र में भी जिस तरह से मंच के आदरणीय सदस्यों को मेरी आवाज पहुँच रही है क्या? पहुंच रही है सर। आ रही है, आ रही है, सबकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है आवाज। आज जी। हाँ, मेरे ख्याल से या फिर वहाँ अपने अतिथि जी हैं, वहाँ तक आवाज नहीं पहुँच रही या उनकी आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज पहुँच रही है मुझ तक। बहुत सुंदर, स्वागत सर, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम प्रणाम। मैं आप सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। और मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे महानुभावों के साथ जुड़ने का मुझे अवसर मिला है। और योगाचार्य जी, जिनका क्योंकि मैं देर से जुड़ा तो आपसे बहुत ज़्यादा परिचय मेरा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से आपने आज बहुत सारी चीज़ों को हमको बताया है, मैं धन्य हो गया हूँ। और आज आपने जो विषय मुझे दिया है, क्योंकि मैं बहुत ही अल्पज्ञ हूँ, बहुत सीमित मेरी जानकारी है, लेकिन फिर भी आहार को लेकर के जो आपने प्रारंभ किया हरियाली देवी से। हरियाली देवी हमारी आराध्य देवी है, अधिष्ठात्री देवी है। और पर्यावरण की हमारी देवी है, जिस पर्यावरण की आज पूरी दुनिया में बात की जाती है।
मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे पूर्वजों ने उसकी अहमियत को बहुत पहले समझ लिया था और जिस तरह से देवी के कई स्वरूपों की पूजा होती है, उसी तरह से एक जो पर्यावरण की देवी के रूप में वो यहाँ पर रुद्रप्रयाग में हरियाली कांठा में स्थापित है। आहार की आपने बात की, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आयु सत्व बला आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा च सात्विक प्रिय। 3 तरह के भोजनों का उन्होंने जिक्र किया है। कटु अम्ल लवणा त्यूष्ण तीक्ष्ण रूक्ष वेदाहिनी आहारा राजश्रेष्ठा दुख शोकमय प्रदा। और जो राजसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके जो भोजन है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। यात याम गत रसम पूति पर्युषितम चयत उचिष्टमपि चामेध्य आहारा च तामस प्रिय। तामसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके भोजन का भी जिक्र हुआ है। और जिस तरह से कहते हैं कि जिस तरह का हमारा आहार होता है उसी तरह का हमारा विचार भी हो जाता है। जिस तरह से इस शताब्दी में उत्पादनों को बढ़ाने के लिए, यील्ड अधिकतम यील्ड को लेने के लिए अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग किया गया है, उसी तरह से हमारी जो सोच है, हमारी जो बुद्धि है, हमारे जो विचार हैं, उसी तरह से वो भी प्रदूषित हुए हैं। और इस रुद्रप्रयाग जनपद को पिछले कुछ सालों से जैविक जिला घोषित किया गया है। जैविक खेती की तरफ ये जिला बढ़ रहा है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो हमारी खेती किसानी जो क्योंकि ये सबसे छोटे जिलों में से उत्तराखंड के सबसे छोटे जिलों में से एक है। बहुत कम क्षेत्रफल में यहाँ पर कृषि होती है और उसमें भी अधिकतर भूमि आज जो है वो एक परती भूमि की तरह, अबंडन लैंड की तरह यहाँ पे हो गई है। बहुत कम खेती किसानी यहाँ पे हो रही है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों से हमारा ये प्रयास रहा है कि जैविक खेती को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, किसानों में जागरूकता जैविक खेती को लेकर के पैदा की जाए और उसके जो लाभ हैं, बेशक एक संक्रमण काल होता है जब हम किसी एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जाते हैं, तो बहुत समय तक 2-3 साल का जो समय है जिसमें किसान लोग उसको आसानी से उसके अभ्यस्त नहीं हो पाए, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है। उसका जो सर्टिफिकेशन है जैविक उत्पादों का, उसकी प्रक्रिया लोगों की समझ में आ रही है और उसके क्या लाभ हैं वो भी धीरे धीरे उनको बताए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो सरकार की नीतियां हैं उनमें भी कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है, लोगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। और अगर ये जिला, क्योंकि ये आध्यात्म की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से केदारनाथ, भगवान केदारनाथ इस जिले में अवस्थित हैं और उसको लेकर के पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, तो उस नाते भी अगर हम देखें तो इस जिले में इस बात की पर्याप्त संभावनाएं हैं और उन्हीं संभावनाओं का हम एक राजनीतिक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी मेरा ये प्रयास है कि इसको एक जैविक जिले के रूप में हम आगे बढ़ाएं। तो जहाँ तक माता हरियाली का आपने जिक्र किया है, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि उसी माता हरियाली का जो क्षेत्र है, रानीगढ़ क्षेत्र है, धनपुर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ही मेरा जन्म हुआ है और हमारी कुल देवी के रूप में भी माँ हरियाली जो है वो मौजूद है। अभी 12 जून से वहाँ पर एक
श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो है विश्व शांति के निमित्त किया जा रहा है। और मेरा आप लोगों से भी ये अनुरोध रहेगा कि बहुत ही सुगम्य अब ये स्थान हो गया है। जो घोलतीर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो माँ हरियाली का मंदिर है वो स्थित है। और 12 जून से यहाँ पे एक बृहद श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो आप लोगों को इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं निमंत्रण देता हूं कि आप लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हों, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को ये निमंत्रण देते हुए जितने भी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जी, बहुत ही सुंदर। और बहुत ही आपने जब निमंत्रण भी दिया तो माँ भगवती के भागवत से दिया, तो इससे ये बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ है। और जैसे आपने कहा, इस योगाहार मंच से भारत के अलग अलग प्रदेशों से किसान जुड़े हुए हैं। योगाचार्य, जैसे आज योगाचार्य श्री ने योग भी कराया, तो योगाचार्य जुड़े हुए हैं। और प्रत्येक योगाचार्य के साथ, प्रत्येक किसानों के साथ उनके परिवार और बहुत सारे योग करने वाले लोग जुड़े हुए हैं। जितने कैमरे दिख रहे होंगे उससे लगभग सैकड़ों दूर तक आपकी आवाज़ आ रही है, निमंत्रण जा रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड से लेकर के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। कुछ कृषि विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं। और साथ में आपने कहा कि मध्य मार्ग में आपका वो है रास्ता, एक रास्ता केदारनाथ के लिए, बद्रीनाथ के लिए जाता है। माँ हरियाली वहाँ है और कार्तिक स्वामी जी वहाँ पे विराजते हैं। छोटा जनपद है, छोटी जोत है, लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं। और अनाज वहाँ पे छोटे छोटे महीन अनाज होते हैं। कोदू, झंगोरू जो वहाँ का एक ब्रांड था, इसको हम कैसे वापस लाएंगे, कैसे हम, क्योंकि आप तो सरकार में भी हैं और आपका ये विचार है और आपका चिंतन है भी है कि जो नीति में भी कुछ परिवर्तन हो, तो कैसे हम छोटे किसान, छोटा जनपद और छोटे अनाज, इनको बढ़ावा दे सकते हैं। जी देखिए, हमारे जनपद में बहुत बड़ी संख्या में हम देख रहे थे, लगभग 600 यहाँ पर स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। उन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी हमने कुछ रिटेल आउटलेट जो यात्रा मार्ग हैं उस पर बनाए हैं। और जो स्थानीय उत्पाद हैं, जो कोदू, झंगोर की आपने बात की है, बुरांस जो कि यहाँ पे एक जंगली फूल के रूप में होता है और बहुत ही औषधीय गुणों से युक्त है, उसको भी बहुत बड़े पैमाने पे धीरे धीरे यहाँ के जो काश्तकार हैं उसको तैयार कर रहे हैं। और देश और दुनिया से जो यात्री यहाँ पर आता है, क्योंकि अब वैज्ञानिक रूप से भी ये प्रमाणित हो चुका है कि बुरांस में बहुत सारे औषधीय गुण मौजूद हैं। उसी तरह से कोदू, झंगोरा जो हमारा परंपरागत अन्न है, उसकी भी बहुत बड़े पैमाने पे एक डिमांड, मांग जो है वो पूरे देश और दुनिया में सृजित हो रही है। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे बेहद खुशी है कि देहरादून में भी हमारे कुछ नौजवानों ने जो स्थानीय उत्पाद हैं उनके मार्केटिंग का काम प्रारंभ किया है। और जिस तरह से हम अपने स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद उनकी कर रहे हैं, उससे भी आगे बढ़ करके कोऑपरेटिव फार्मिंग की भी यहाँ पर आवश्यकता है। और मेरा प्रयास रहेगा कि आगे जो हमारी परती भूमि है, जिसको हमने बहुत लंबे समय से छोड़ दिया है, उसमें पुनः खेती किसानी का काम प्रारंभ करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। और उनके जो उत्पाद हैं उनकी अगर बाईबैक गारंटी किसी तरह से सरकार देती है या जो हमारे सहकारिता के माध्यम से हम उनको बाईबैक गारंटी देते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों का रुझान एक बार फिर से खेती किसानी की ओर बढ़ेगा। और
हमारी जो आर्थिक स्थिति जो पूरी तरह से, जिसको कहते हैं कि उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से मनी ऑर्डर इकोनॉमी है, उसमें भी परिवर्तन आएगा। और दुनिया को जो हमारे उत्पाद हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे वाइल्ड फ्रूट्स हैं, जैसे काफल की मैं बात करूं तो इस समय बड़े पैमाने पे काफल यहाँ पे हो रहा है। लिंगड़ा एक उसी तरह से एक वाइल्ड जो स्पेसी है, वो भी बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उसकी भी मार्केटिंग की व्यवस्था जो है हमारे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से की जा रही है। हमारे बहुत सारे स्वयं सहायता समूह जो हैं वो बद्रीनाथ और केदारनाथ का प्रसाद बना रहे हैं। और अभी 2-3 दिन पहले हमें जानकारी मिली कि इस साल का जो उनका टर्नओवर है, जो प्रसाद वो तैयार कर रहे हैं, वो करोड़ों में उसके जाने की संभावना है। और बहुत बड़ी गुंजाइश उसमें है, क्योंकि इस अभी तक लगभग 18-20 दिन यात्रा को हुए हैं और पिछले सारे रिकॉर्ड जो हैं वो ध्वस्त हो गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा यात्री जो है चार धाम की यात्रा पर यहाँ आएगा। और हर यात्री जो कि लाइफ टाइम में, कई लोग ऐसे हैं जो एक बार चार धाम यात्रा करते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ के किसी न किसी उत्पाद को वो लेकर के जाएं। तो इस दिशा में भी हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं वो काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले जो 4-5 वर्षों में हम लोगों को फिर से जो ये खेती किसानी, जिस तरह से आपने कहा, जो परंपरागत हमारे अन्न है, हमारी दालें हैं। आपने देखा होगा कि ऋषिकेश और रुद्रप्रयाग के बीच में अब तो दाल घाटी के नाम से जो टिहरी का हमारा क्षेत्र पड़ता है, उसमें जो पहाड़ी ढलान है उन पे भी वहाँ के जो काश्तकार हैं वो दाल की खेती कर रहे हैं, जिसमें गहत, उड़द जैसी स्थानीय दालें पूरी तरह से जैविक रूप से उनको तैयार किया जा रहा है। और उनकी मांग जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला समय हमारे काश्तकारों के लिए एक अच्छा समय यहाँ पर होने वाला है। जी, बहुत सुंदर। जिस तरह से आपने एक चित्रण किया है कि जैसे यात्रा भी बढ़ रही है और जो हमारी छोटे छोटे जो खेत हैं उनमें जो जैसे रामदाना है, चौलाई है, उससे बनने वाला जो प्रसाद है उसकी मांग भी बढ़ रही है। तो इस तरह से जो खेती, एक तरह से आपकी जो चिंता आपने जताई थी कि खेती एक तरह से बंजर पड़ रही थी कम जोत होने के कारण, उस पर लोग फिर से अपना कार्य शुरू कर रहे हैं। ये तो बहुत ही सुखद समाचार आपने बताया है। और स्थानीय उत्पादों के बारे में आपने बताया, दालों के बारे में, दाल की घाटी आप सृजित कर रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे साथ पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के भी आदरणीय वरिष्ठ जन जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जनपद रुद्रप्रयाग से ही नाता रखने वाले डॉक्टर विनोद भट्ट जी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर RS रावत जी भी जुड़े हुए हैं, अन्य लोग जुड़े हुए हैं। तो साथ में ही ये कहा जाए कि अगर हम उनका भी अनुभव और आपकी वार्तालाप के लिए ये मंच अगर साझा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपने निमंत्रित तो कर ही दिया है अपने जनपद के लिए और इन तीर्थ स्थानों के लिए। तो मैं सीधे, क्योंकि आज हमारे आदरणीय श्री पवन जी यात्रा पे हैं, तो अभी वो मुझे दिख रहे हैं। तो इससे पहले कि यात्रा में कोई उनका नेटवर्क में वो अभी हैं, तो उनसे निवेदन है कि कृपया आप अपनी बात रखें सर। और नमस्कार, धन्यवाद दिनेश। और आज के हमारे मुख्य अतिथि भरत सिंह जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और इस अवसर पर मैं अभी यात्रा में प्रवास में निकलने ही वाला हूँ
और मैं अपने कृषि अनुसंधान परिसर जो कि हरिद्वार में है स्थित, वहाँ पर ऑफिस आया हूँ और अभी थोड़ी देर में ही यहाँ से प्रवास यात्रा की शुरुआत होगी। और यहाँ पर इस अवसर पर कि आज आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ जो भी हमने अपने अनुभव आपने रुद्रप्रयाग जनपद के बताए, जो कि बिल्कुल कई वर्षों से हम भी इसको देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से जैविक ब्लॉक घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन उसकी और जो बाकी चीजें हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उस तरह की सब व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी। और इस प्रकार से जो इस बार यात्रा में जैविक प्रसाद का जो चलन हुआ है, जो शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि अगर ये कार्य स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा किया जाता है तो हमें यह भी लगता है कि जो प्रसाद है वह जैविक भी हो, पूर्ण रूप से जैविक प्रसाद लोगों को मिले। और इस मंच के माध्यम से भी हमने पूर्व में वार्तालाप की है कि हमारी थाली भी जैविक होनी चाहिए। जिसकी जैसी शुरुआत हम कर सकते हैं तो हम अपनी थाली को क्यों नहीं जैविक बनाने का प्रयास करें, कम से कम त्योहार से इसकी शुरुआत करें। तो इस तरह से इस योगाहार कार्यक्रम में हम कई विषयों पर बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथी जो कि देहरादून में भी रहते हैं, उन्होंने भी इस तरह से कई सारी चीजों पर हमने कार्य किया है। अगर यथासंभव समय मिला तो हम हमारी जो टीम विशेषकर जो देहरादून में रहती है, वो हमारे द्वारा किए जा रहे जो प्रयास हैं उसके बारे में जानकारी आपको व्यक्तिगत रूप से आकर के भी दे सकती है। जैसा कि एक परिकल्पना हमने की कि हमारा गांव जैविक ग्राम, तो हमारे साथी उन्होंने इसके बारे में एक दस्तावेजीकरण किया है कि इसको किया कैसे जाएगा। और इस तरह से प्रयास यह भी किया कि अगर कृषकों को अपने उत्पादों की, जैविक उत्पादों की मार्केटिंग करनी पड़े तो उसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, कितने चरण में ये कार्य होगा, तो वो चरणबद्ध तरीके से उसको किया गया है। और इसी तरह से जो हमारे उपभोक्ता हैं, उनको अगर जैविक उत्पादों के बारे में जानकारी लेनी हो तो उनको क्या कदम उठाने चाहिए, कौन कौन से ऐसे चरण हैं जिसको उठाने की जरूरत है। मुझे लगता है इन सब चीजों को समावेश करते हुए हमें उपभोक्ता को भी और हमारे जो उत्पादक हैं, दोनों के बीच में एक कड़ी को लेते हुए हमें ऐसे प्रयास करने की जरूरत है जिससे कि ये जैविक का जो हमारा कार्य है, जैविक खेती के ऊपर, और ये वाकई में धरती माता को के प्रति हमारा वापस लौटाने का एक कार्य है। इसको करने के लिए हम निश्चित रूप से इस तरह के छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं और इसको धीरे धीरे जन सहभागिता के साथ इसको एक जन आंदोलन के रूप में लिया जा सकता है। ऐसे विषयों पर हमने पूर्व में चर्चा की है, कुछ कार्य भी इस तरफ हो रहा है। मुझे लगता है कि आज आप क्योंकि हमारे बीच में आए हैं और आपने अपनी बात कही है, तो इस कार्य को एक और बड़े स्तर पर ले जाने की जरूरत है। इस पर सभी का सहयोग अपेक्षित है। आप भी जब हरिद्वार आए तो हमारे इस एग्रीकल्चर रिसर्च कैंपस में जरूर आइएगा। यहाँ पर हमने एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बनाई है और हमारा एक धरती का डॉक्टर किट, जो कि एक बड़ा सरल मिट्टी की जांच करने के लिए एक बहुत ही सरल हमने कर रखा। अभी हम हरिद्वार जनपद को पूर्ण रूप से आच्छादित कर रहे हैं मिट्टी की जांच से करने से, और इस तरह से आने वाले अलग अलग जगह पर भी इस तरह का कार्य करने की आने वाले समय पर हमारी प्रयास है। तो आपने आज हमारे सारे साथियों को आज आमंत्रित किया है कि आप हम सब लोग केदारनाथ घाटी की सुंदर वादियों में आए। मैं आज आपको पतंजलि की तरफ से, हमारे पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में एग्रीकल्चर रिसर्च कैंपस जो हमारा बना है, जहाँ पर हम लोग कार्यरत हैं, वहां पर भी आने का आपको सादर आमंत्रण करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आज के हमारे ब्रिजमोहन जी, आपने आज बहुत अच्छी तरह से योग कराया, बहुत आनंददायक तरीके से। आपकी ऊर्जा हमारे लिए हमें ऊर्जा देने वाली है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार, ओम। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। आप एक विजिट पे जाने वाले हैं और आपने निमंत्रण दिया है आदरणीय माननीय भरत सिंह चौधरी जी को, और ये बड़ा अच्छा संयोग रहेगा कि हमारा जो जनपद है रुद्रप्रयाग और जो हमारे साथ वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं और जो अलग अलग राज्यों के जो विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, सभी राज्यों में जो हमारे किसान जुड़े हुए हैं,
उसका हम अनुभव लेकर के अपने रुद्रप्रयाग को बहुत ही सुसज्जित कर सकते हैं खेती के माध्यम से, आपने कहा, और छोटे छोटे जो प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से, और साथ साथ में ही क्योंकि यात्रा मार्ग है या तीर्थ स्थान है, तो हम बहुत ही अच्छे, पहले ही ये देव भूमि है और उसमें हम अपने कर्म से छोटे छोटे पुष्प खिलाएंगे। आपके साथ ही आदरणीय विनोद भट्ट जी, जिनका एक बहुत ही पहले प्रयास रहा है अपने गांव क्षेत्र में, अगस्त्य मुनि से वो हैं, और भारत में अगर पहला जैव विविधता रजिस्टर और जैव विविधता पे कार्य करने का कार्यक्रम शुरू हुआ तो अगस्त्य मुनि के गांवों से हुआ। वो आपके ही जनपद में पड़ते हैं, तो अगर वो आवाज सुन रहे हों तो कृपया आप आएं और आदरणीय चौधरी जी के साथ अपनी बात साझा करें। जी प्रणाम चौधरी साहब, सादर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। आपसे कभी भेंट तो नहीं हुई, लेकिन आपके कई बार दर्शन हुए हैं, पर कभी आमने सामने बैठ के कभी बात नहीं हुई। तो अब ये सौभाग्य मुझे लगता है जल्दी मिलने वाला है। ये मेरा सौभाग्य है सर जी। मैं जैसे कि दिनेश ने कहा कि मैं रुद्रप्रयाग जनपद से हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म रुद्रप्रयाग जनपद में हुआ, जो कि देवभूमि कहलाती है। और मैं बिल्कुल जो कार्तिक स्वामी के नीचे हमारा जो वहाँ पे हमारा गांव पड़ता है भटवाड़ी, तो वो पर लेकिन बड़े दुख की बात है कि गांव जो है हमारा ही नहीं, कि मतलब काफी सारे गांव धीरे धीरे घोस्ट विलेजेस बनते जा रहे हैं। हमारा जो एक तोक है वो भी बिल्कुल, वो भी वहाँ पे भी लोग तब जाते हैं अब जबकि कोई देव कार्य होता है या कोई दुर्घटना होती है या कोई अच्छी चीज होती है, तभी लोग जा पा रहे हैं। तो हमने जैसे कि कई जगह पे स्थिति ये भी है कि वो भूस्खलन के कारण या फिर रोड आने के कारण जो है वहाँ पे स्थिति खराब हो गई है। रोड आने से पहले स्थिति बढ़िया थी, रोड आने के बाद स्थिति खराब हो गई है। तो इसमें मुझे लगता है कि आप सक्षम हैं। आप अगर इसमें कहीं पे भी किसी भी तरह की हमारे सहयोग की आवश्यकता हो, हम तो क्या सहयोग कर सकते हैं, लेकिन हम बैठ के चर्चा कर सकते हैं इस बात पे कि किस तरह से हम पलायन को, सबसे पहला चैलेंज है हमारा कि हम इस पलायन को रोकें। और जो रिपोर्ट भी पलायन आयोग ने रिपोर्ट भेजी थी, उसमें मेरा एक वो था कि हमको दो तरह की, हमारे उत्तराखंड में दो तरह की परिस्थितियां हैं। एक तो जो मोरी ब्लॉक वाला है या रवाई क्षेत्र है, एक वो है, एक हमारा एक पौड़ी वाला क्षेत्र है। तो वो बिल्कुल विरोधाभासी है। एक जगह जहाँ पे पलायन बिल्कुल नगण्य है, दूसरी जगह पलायन बहुत ज्यादा पलायन है। तो मेरा मैंने एक बार स्टडी करने का मन किया था, लेकिन मैं कर नहीं पाया इसको। मुझे लगता है कि इसको एक बार हमें देखने की आवश्यकता है कि क्या कारण है। मतलब कारण वैसे तो स्पष्ट है कि जहाँ पे संयुक्त परिवार है, जहाँ पे लोगों का मिट्टी के प्रति, और मैं एक चीज कह रहा हूँ कि मैंने कई देशों का भ्रमण भी किया है, कई राज्यों का भ्रमण किया है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में और खासकर रुद्रप्रयाग से सुंदर मुझे दिखा नहीं है। वो हो सकता है मैं बायस भी हूँ कि मेरा जन्म स्थान है तो मुझे इसलिए सबसे अच्छा लगता है, लेकिन जितना हम ऊंचाई पे जाते हैं रुद्रप्रयाग जनपद में, उतना वो और सुंदर दिखाई देता है। तो चाहे आप मधमेश्वर घाटी में जाएं, चाहे आप केदारनाथ घाटी में जाएं, चाहे आप किसी भी उसमें जाएं, तो वो और सुंदर दिखाई देने लगता है। तो उसमें अपार संभावनाएं हैं मुझे लगता है कि जैसे एक सबसे बड़ा जो संभावना है वो है
जैविक खेती तो है ही। जैविक खेत वो जो होम स्टेज का है, सरकार इसके लिए कर भी रही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि सरकार ने इसके लिए काफी प्रयास चल रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन जो मॉडल विलेज है, अगर हम एक दो मॉडल विलेज किसी तरह से अगर स्थापित कर सके और वो मॉडल बना सके, तो मुझे लगता है कि ये जो है हमारा पूरा पलायन को रोकने में हम पूरी तरह तो नहीं, लेकिन क्योंकि पलायन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसको अब जो पहले गांव में रहता था वो सोचता है मैं देहरादून में रहूं, अब देहरादून वाला सोचता है मैं दिल्ली में रहूं, दिल्ली वाला सोचता है मैं जो है विदेश में रहूं। तो इस तरह का ये तो एक प्रवृत्ति है, मानव की प्रवृत्ति है कि वो चाहता है कि वो अपनी बेहतरी के लिए वो पलायन करता है। लेकिन अगर वही चीज अगर हमको अपने गांव में उपलब्ध हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुनियादी सुविधाएं जो हैं, बुनियादी सुविधाओं की वजह से लोग पलायन करते हैं, और उसमें स्वास्थ्य एक सबसे बड़ा कारण है कि स्वास्थ्य है, और दूसरा है शिक्षा। तो स्वास्थ्य और शिक्षा पे अगर हम ध्यान दें और खेती पे, तो निश्चित रूप से हमारा जो है पलायन कम हो सकता है। तो मैं तो कुछ ज्यादा बोल गया मुझे लग रहा है, लेकिन मैं नहीं नहीं, मेरी इच्छा है। आपने बहुत अच्छे अपने विचार रखे हैं। जी और हमारे जो भी लोग अच्छी पोजीशंस में बाहर हैं, अगर सब लोग इसी तरह से एक मंच पर आए, आपस अपने विचार साझा करें, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई हल निकलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जी, तो ये प्रयास ठीक। अगर आपके माध्यम से हो, क्योंकि आपकी आवाज जो है ज्यादा दूर तक जाएगी, हमारी आवाज तो ज्यादा दूर नहीं जाती, आपकी आवाज ज्यादा दूर तक जा सकती है, और आप सरकार को भी हिला सकते हैं, क्योंकि आप सरकार में हैं, तो आपकी बात सरकार में भी सुनी जा सकती है। तो इसके लिए अगर सामूहिक कुछ प्रयास आप करें तो हम आपके साथ हैं। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल निश्चित रूप से श्यामवाल जी ने एक पहल की है, दिनेश जी ने, तो मुझे लगता है कि इस पहल को अंजाम तक पहुंचाने में उनका भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग कहीं न कहीं किसी एक मंच पर आकर के कोई समाधान इसका ढूंढने का प्रयास करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और जिस तरह से आप लोगों ने संवाद रखा और अपने जनपद को फिर से सुशोभित करने का और उसका श्रृंगार करने की बात करी है, क्योंकि महाराष्ट्र से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और अन्य प्रदेशों से, उत्तराखंड के अलावा लोग जुड़े हुए हैं, वो भी सुन रहे होंगे, और कहीं ना कहीं देवभूमि के प्रति भारत भर का लगाव है, और वो भी इस प्रवाह में अपना योगदान देंगे, अवश्य ही देंगे। और अभी ऊखी मठ की तरफ से कुछ लोग जुड़े हुए थे, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर वो सुन रहे हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। और उनसे पहले कि मैं मध्य प्रदेश जाऊं, वहाँ की बहुत ही जुझारू और कई किसानों को मार्गदर्शन करने वाले हमारे आदरणीय मुन्नी लाल जी भाई साहब से जुड़ूं, उससे पहले मैं निवेदन करता हूं श्री रघुवीर सिंह रावत जी से, क्योंकि आप ही के जनपद से हैं और कई क्षेत्रों में आपके बहुत अच्छे कार्य हैं। आपका गांव सिल्ला में है, और अगर रावत जी मेरी आवाज़ को सुन रहे हों तो कृपया आप संभाल रखें। हाँ नमस्कार। आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, और आज हमारे सम्मुख हैं, तो मैं चाह ही रहा था कि उनसे कुछ मैं जानकारी लूं कि सबसे मेरा क्योंकि मैं अभी भी गांव हम आते जाते रहते हैं, मैं देहरादून में हूं अभी, लेकिन गांव मेरे देखते देखते गांव में हमने खेती भी की, सब कुछ किया,
पहली बात तो ये है कि हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में जो पर व्यक्ति कहें या पर परिवार जो भूमि है वो बहुत कम रह गई है, तो इसलिए भी प्लान होता है, क्योंकि भूमि पर आश्रित आदमी नहीं रह सकता पूर्ण रूप से, क्योंकि अब तो आधा एकड़ भी मुझे नहीं लगता है कि है पर परिवार पे जो जोत अभी बची हुई है। दूसरा जो मुख्य समस्या है वो पानी सब जगह नहीं है, और वर्षा आधारित खेती हो रही है। और तीसरी मुख्य समस्या जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है गाँव में, वो है बंदर। बंदर जो है, खेती आप कुछ भी कर लो, बंदर नुकसान कर लेते हैं। और मैंने ये देखा अपने गाँव में कि हम लोग अ, सब्ज़ी भी नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि सब्ज़ी अ, को बंदर नुकसान पहुँचा देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और इतनी ज़्यादा मात्रा में हो गए हैं कि इसका समाधान खोजना बड़ा ऐसा लगता है। पहले भी बंदर थे, एक तो सामूहिक भावना जो बंदरों को भगाने के लिए जो लोग पहले करते थे, क्योंकि लोग गाँव में रहते थे और अ, एक सामूहिक रूप से व्यवस्था करते थे कि बंदर गाँव में ना आएँ। लेकिन अब जो है वो भावना तो अब उतनी रह नहीं गई है, गाँव में जो सामूहिकता की भावना है, क्योंकि डिस्पैरिटी, क्योंकि कुछ लोग मतलब हमारा जो आर्थिक ताना-बाना है थोड़ा बिखर जैसा गया है। तो इस दिशा में भी क्या हमारी सरकार कुछ कर रही है? क्योंकि ये बहुत मुख्य मुद्दा मुझे लगता है आज की डेट में हमारे गाँव में है, कि हम जो भी फसल उगाते हैं, बंदर बहुत नुकसान करते हैं। और घरों में जो हमारा वाटिका होती थी जिसमें हम अपने सब्जी इत्यादि उगाते थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और मार्केट से लोगों को लेना पड़ता है, क्योंकि बंदर उसको नुकसान पहुँचाते हैं और वो हो ही नहीं पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान मुझे लगता है अ, हमारे जनप्रतिनिधियों को इस दिशा में कुछ विशिष्ट करना पड़ेगा, ताकि लोग कम से कम जो घर के पास जो खेत हैं उनमें अपनी दैनिक उपयोग की चीज़ें तो उगा सकें, सब्जी इत्यादि। मेरा मानना ये है कि एक अभियान चलाया जाना चाहिए कि हम जंगलों में ऐसे फलदार वृक्ष और इस तरह के वृक्ष का रोपण करें, क्योंकि अब तो जंगलों पे निर्भरता भी बहुत कम हो गई है। मेरे देखते-देखते अब जंगल काफ़ी फल-फूल रहे हैं, और पहले जिस तरह का वातावरण था, जंगलों पे बहुत ज़्यादा निर्भरता थी, वो लगभग मुझे लगता है 90% से ऊपर तो घट ही गई है। और इसलिए अब हमें चाहिए कि अ, जंगलों में कुछ ऐसे फलदार पौधे लगाएँ, इसका एक अभियान चलाया जाए, ताकि जो बंदर हैं वो जंगलों में ही रहें, खेती की तरफ उनका रुख ना हो। दूसरा कुछ इसमें विशिष्ट करने की ज़रूरत है कि अ, ये बंदरों को कैसे यहाँ से भगाया जाए, या इसका कुछ निराकरण किया जाए, या इस इनसे बचाव के लिए क्या तकनीकें अपनाई जाए। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि अ, हम हमारे यहाँ बिखरी हुई जोत है। अब एक परिवार के पास अगर आधा एकड़ या 1 एकड़ ज़मीन बची हुई है, तो वो भी ऐसी बिखरी हुई है, एक खेत उधर, एक उधर। तो चकबंदी का भी हमारे यहाँ पे किसी ने कोई विशेष अ अ, कुछ चकबंदी के क्षेत्र में, विक्रम क्योंकि कंडारी जी चकबंदी फोन कर नियम रहे हैं है जरा वैसे गवर्नमेंट का, लेकिन चकबंदी हो नहीं पाई है, तो इस दिशा में भी मुझे लगता है, क्योंकि एक जोत चाहे जितनी भी बची हुई है एक जगह पर हो, तो कोई व्यक्ति कुछ करने में सक्षम हो सकता है। अगर नहीं, इस दिशा में तीसरा हम ये भी मेरा मानना है कि अब स्थिति ऐसी आ गई है कि हम गाँव में जो जितने भी लोग अब रह रहे हैं, वो सामूहिक रूप से अ, निर्णय लें कि हम अपने जितने भी खेती है उसमें हम किस तरह से इसका एक समूह के रूप में खेती करें, क्योंकि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण हो गई है जंगली जानवरों से, विशेषतः बंदरों से। और हम एक सामूहिक रूप से भी अगर खेती करें
और जो बंजर पड़ रहे हैं खेत धीरे-धीरे उनको भी खेती के अंदर लाएँ या उनको हम अ, फलदार वृक्षों की तरफ अगर हम जाएँ जिससे कि हम जो हमारा पानी की समस्या है वो थोड़ा-सा क्योंकि फलदार वृक्षों को उतनी पानी की ज़रूरत नहीं और फिर उसकी सुरक्षा की गारंटी इस दिशा में कुछ योजनाएँ सरकार अगर प्रोत्साहन योजनाएँ देती है और कि आप अगर 1 एकड़ में सब लोग मिलके क्योंकि सब 1 एकड़ एक जगह पे तो है नहीं, तो सब लोग मिलके इस तरह का कोई अ, हॉर्टिकल्चर का प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें स सब्सिडी इत्यादि 3-4 परिवार मिलके या 5-7 परिवार मिलके इस तरह का भी करने की मुझे लगता है ज़रूरत हो गई है आज हमारे यहाँ पे। तो मैं क्योंकि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, तो मैं आपके ध्यान में ये अ लाना चाहता था कि ये समस्याओं का निराकरण आप अपने कार्यकाल के दौरान अगर करने की कोशिश करें तो ज़रूर हम कुछ हद जी तक राउत जो जी, हमारे गाँव में बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे रखे हैं। मैं आपको बंदरों की समस्या निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि बहुत बड़े पैमाने पे कुछ नेपाली लोग जो हैं हमारे ज़िले में अलग-अलग स्थानों पे सब्जी का बड़ा काम कर रहे हैं। तो अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोग बंदर तो एक बहाना लोगों ने बनाया है, उससे भाग रहे हैं। क्योंकि अगर आप मयाली की तरफ जाओ तो पैंताल में, इधर आप अगर जाखाल की तरफ जाओ तो वहाँ पे जो नेपाली हैं बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो सब्जी का काम कर रहे हैं और हम ही लोग उनसे सब्जियां खरीद रहे हैं। तो अगर नेपाली इसको कर सकता है तो निश्चित रूप से हम भी कर सकते हैं। आपका जो ये सुझाव है कि जंगलों में बड़े पैमाने पे फलदार वृक्ष लगाए जाएं, वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। और अगर आने वाले समय में इस तरह का कुछ काम हम लोग कर पाए तो बहुत हद तक बंदरों को जंगलों तक कन्फाइन रखा जा सकता है। तो आपके जो सुझाव हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम प्रयास करेंगे कि उन पे कुछ अमल किया जा सके। जी, आप लोगों की वार्ता से पूरी सहमति बनती है और वास्तव में जो चौधरी जी कह रहे हैं कि अगर हम कर्म के लिए आगे आए तो कोई समस्या है नहीं और यहीं से हमें समाधान भी मिलता है। जैसे कि इस कार्यक्रम का नाम भी योग आहार है, योग और आहार। आहार के लिए योग और ऐसे सुयोग अगर हम मिल करके अपने अपने स्तर से एक मंच पे आने का आह्वान आदरणीय चौधरी जी ने दिया है और जब हम एक मंच पे आएंगे तो वास्तव में इन सभी समस्याओं का निदान हमें मिलेगा और आपके नेतृत्व में हमारा जनपद आगे बढ़ेगा। और जनपद इसलिए फोकस आज किया कि हमारे अलग अलग स्टेट से बड़े बड़े किसान और छोटे किसान, सभी सफल किसान एक समृद्धि की देश को समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं। वहीं हमारा क्या योगदान हो सकता है अपने छोटे छोटे खेतों को आबाद करने के लिए। तो आपने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न भी रखा है रावत जी ने और साथ में समाधान भी इसी मन से कि हम मिल करके करें तो ही, क्योंकि हमारे जो नेपाली बंधु हैं वो अपने कर्म से दिखा रहे हैं कि धरती में बोया तो उगाएगी और हमें संवारेगी, पोषण करेगी। और अन्य लोगों का जनपद रुद्रप्रयाग से जो जुड़े हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। उधर से जसोला बंधु जुड़े हुए हैं और इस बीच आप अपनी बात रख सकते हैं और बहुत सारे अन्य जो प्रदेशों से हमारे किसान इच्छुक होंगे आपसे बात करने के लिए, तो मैं उनकी तरफ जाता हूं। जी, आदरणीय गजानंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो ये जो बंदर की बात निकली थी तो इसमें एक वो नायलॉन वाली मार्केट में मिलती हो और मच्छी पकड़ने के जाले से थोड़ी सी मोटी रहती है और वो 6 फुट ऊंची रहती है
और किलो से मिलती वो अगर अपन ने मेड़ पे अगर कंपाउंड बना लिया तो सबसे उसमें अगर बंदर का तो निकाल नहीं सकता, तो निकाल देना पड़ता फिर उसका। एक बार इसमें एक बंदर लटक गया तो बाकी के आते नहीं थे। तो ये मछली पकड़ने वाले जो, हाँ, तो ये एक प्रोवर्ब। दूसरा मतलब जैसा मुझे मालूम नहीं, पर मैं जब छोटा था तो खेतों में ये मड़का ये आदमी बना देते थे, एक बूथ बना देते थे जिसको हम बुजाड़न बोलते मराठी में। एक आदमी नुमा ऐसी और लकड़ी पे ऊपर मटका लटका देते थे, फिर शर्ट पहना देते थे। तो ये भी चीजें अब कोई करता नहीं, उससे भी असर पड़ता है, क्योंकि उसको वो उसको लग कोई नहीं भाई। तो ये भी चीजें अब क्या है, वो करने के ऊपर है सब। हमारे यहाँ पे एक आदमी ने वो शेर का पुतला लेके वो छत में रख दिया और बोल के ये बंदर नहीं आएंगे, तो कुछ दिन तो नहीं आए, लेकिन उसके बाद तो उसके ऊपर पर चढ़े हुए थे। तो बंदर बड़ा चालाक होते हैं। उस समय तो बाद में उन्हें पता चलता है ये तो नकली है, तो क्योंकि हम भी बंदरों से तो पैदा हुए। ओम जी जी प्रणाम सर। आदरणीय हल जी ओम। मैं बोल सकता हूँ बीच में सर? हेलो। जी जरूर जरूर जरूर, आप अपनी बात रखिएगा। मेरे ख्याल से आदरणीय कुलदीप उनियाल सर बात कर रहे हैं, या जी फिर जी परमार जी भी बात कर जी 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 उनियाल जी जी। यहाँ पे जब ये बातचीत हो रही थी तो बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हो रही थी पहाड़ की रोजी रोटी के लिए और उसकी खेती के लिए। जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ पे उठे थे, बात रुद्रप्रयाग से हो रही थी, पर ये पूरी बात पहाड़ की है। पहाड़ के हर गांव की यही कहानी है कि वहाँ पे हम जो है खेती को लेके जब खेती करने की बात करते हैं या पहाड़ में रचने बसने की बात करते हैं, तो हम वहाँ पे कई सवाल खड़े करते हैं। किसानों की तरफ से उठते हैं, लोगों ग्रामीणों की तरफ से उठते हैं कि यहाँ पे बंदरों की समस्या है, यहाँ पे पानी की समस्या है, यहाँ पे जो है रोजगार की समस्या है। तो ये बहुत सारे मुद्दे उठते हैं। तो एक बार मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि जहाँ पे जो मैंने जो है इससे जो है रूबरू हूँ। तो इससे एक बार मुझे जो है मौका मिला कि मैं बागेश्वर जनपद में कार्य कर रहा था उस समय। तो बागेश्वर जनपद के गांवों में जो है, जब हम गांवों में जाके बात करते थे खेती किसानी की, तो वहाँ पे हर गांव का आदमी जो है बंदर की बात करता था, बंदर और पानी की बात जरूर करता था कि भाई हम जब उन्हें कहते थे कि आप जो है यहाँ पे बेमौसमी सब्जी उत्पादन से अपनी खेती से अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं, तो गांव के लोग जो हैं उसमें सवाल खड़े कर देते, नहीं साहब यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ तो बंदर हैं। हमने कहा चलो बंदरों का इलाज हो सकता है, वो कहते कि नहीं जी फिर तो यहाँ पानी नहीं है। तो जब हम उनसे कहते थे कि भाई पानी का भी इलाज हो सकता है, तो कहे जी नहीं आदमी काम ही नहीं करना चाहता है। तो ये निश्चित रूप से ये मुद्दे जो हैं गाँव में, हर गाँव में अगर आप जाएंगे तो ये मुद्दे उठते हैं और ये होते हैं। तो एक बार मुझे जो है जब मुझे ये सवाल उठे तो मेरे दिमाग में आया, तो हमने वहां से एक करीब 30-40 लोगों का ग्रुप जो है किसानों का, जो ये सवाल खड़े करते थे, उनको लेके हम जो है उत्तरकाशी की यमुना घाटी में लेके आए। और वहां पे उस समय जो है कैश क्रॉप, जो आप जानते हैं कि उत्तरकाशी की जो यमुना घाटी है वो कैश क्रॉप के लिए जो है प्रसिद्ध है। वहां पे जो है जो नगदी फल एवं सब्जियां होती हैं, उससे वहां के करीब लगभग जो है 200 से 400 करोड़ रुपए का कारोबार है हर वर्ष जो है उस घाटी में। तो वहाँ के किसान जो है खेत से जुड़े हुए हैं, खेत में काम करते हैं, तो उनका व्यवसाय जो है एक खेती है। तो जब मैं उन लोगों को लेके जब आया, तो मैं जब उस इलाके में शुरू होने से पहले मैंने गांव वालों के सामने जो है, जो गांव वाले सवाल करते थे उनके सामने एक मुद्दा रखा कि अगर आप लोगों को किसी खेत में, अब यहाँ से जिस क्षेत्र, जब वहां क्षेत्र शुरू होता था, अगर यहाँ से किसी के खेत में अगर आपको बंदर दिखा तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा। उनका अच्छा। मैंने कहा जी हाँ। मैंने कहा मैं आपको 500 रुपए आपको दूंगा कि अगर आपको किसी के खेत में बंदर दिखा।
तो सभी लोग बड़े उत्साहित हो गए, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा मौका है, 500 रुपये तो मिल ही जाएंगे। तो जब आगे बढ़ते गए हम लोग, तो कहीं खेत में जो है, क्योंकि खेत में तो आदमी था, और जब खेत में आदमी होता है और जब खेत में जब वो जुड़ा होता है, तो वहाँ पे जो है निश्चित रूप से जो है जो जंगली जानवर हैं वो भी जो है अपना निवास वहाँ नहीं बना पाते हैं। वो भी जो है वो ज्यादातर उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पर लोग अ, कम से कम हो, या जहाँ पे उनको रोकने टोकने वाला ना हो, तो वो ज्यादातर वहीं पे जो है ना। तो जब हम पूरी घाटी में घूम गए, करीब 60-70 किलोमीटर की पूरी घाटी थी, उस घाटी में पूरा घूम गए, और करीब हमने जो है 100-200 किसानों से मुलाकात भी की, उनके खेतों में भी गए, और वहाँ बंदर कहीं नहीं दिखे, बल्कि वहाँ जो है फले फूले खेत दिखे जहाँ पे की खेती हो रही थी, बड़े पैमाने पे खेती हो रही थी। तो निश्चित रूप से जो है फिर लोगों के सवाल, तो उससे लोगों के दिमाग में जो है ये बात आई कि यार वास्तव में इनके यहाँ बंदर क्यों नहीं, हमारे यहाँ क्यों बंदर हैं। तो ये कई बार क्या होता है कि हम बीमारी कुछ और होती है, इलाज हम कुछ और करना चाहते हैं, या बीमारी हम कुछ और महसूस करते हैं, लेकिन जो है ये निश्चित रूप से जो है जब हम खेती करते हैं तो निश्चित रूप से खेत में कोई ना कोई जो है गांव परिवार का कोई ना कोई आदमी होता है। और गांव में अगर आप जाएं, हमारी एक सार बंदी होती है, सार की में खेती होती है, तो उसमें जो है कोई ना कोई होता है गांव में। अगर एक परिवार अगर घर चला गया तो दूसरा परिवार का सदस्य होता है, क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी है। वो उनका, अगर उन्होंने वहां पे जो है सब्जियों की खेती करेगी, चाहे टमाटर की है, चाहे मटर की है, चाहे दूसरे फ्रेंच बीन की है, चाहे शिमला मिर्च की है, तो वो उनके लिए जो है खेत नहीं होता है, बल्कि उनके लिए पैसा होता है कई बार। तो वो पैसे के रूप में उसको देखते हैं, तो पैसा जेब से निकालना बड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो उसका दूसरा कोई भी हो, उसके किसान की जेब से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो निश्चित रूप से जो है फिर जो है, अगर हम जो है निश्चित रूप से, जैसे हमारे जो माननीय विधायक साहब ने कहा था कि अगर हमारी इच्छा है, अगर हम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जो है आप जो है इन सब चीजों को जो है रोक सकते हैं। जैसे भटजी ने भी कहा था कि भाई पहले हमारे यहाँ पे नियम कायदे कानून होते थे कि भाई जो है नियम कायदे कानून ये होते थे कि हम लोग जो है अपनी सुरक्षा के लिए हमारे संगठन होते थे, जो हमारे चाहे खेत की सुरक्षा हो, खेत की सुरक्षा के लिए हम जो एक संगठन बनाते थे, और वो जो है जानवरों से जो है उसकी रक्षा करते थे। तो ये इस तरह के समाधान निकलते आए हैं। तो जब वो ग्रुप जो 40-50 लोगों का जो ग्रुप था, तो उन्होंने जगह जगह पे पूछा कि आपके खेतों में बंदर क्यों नहीं है। तो गांव के लोगों ने यही कहा, हमने व्यवस्था कर रखी हमारी, इसमें जो है हमारे खेत में बंदर आने का सवाल ही नहीं होता है। बंदर तो हमने अपने गांव का संगठन है, वो उसकी देखभाल करता है, और हमने ड्यूटी लगा रखी है। आज 4 परिवारों की ड्यूटी है, हर तोक में हमने जो है मतलब एक आदमी की ड्यूटी लगा रखी है, तो कहीं भी बंदर आने के सवाल ही नहीं होता। पहले तो वो आता ही नहीं, जब आप वो देखता है कि खेत में आदमी है तो वो नहीं आ पाता है, तो वो मतलब जो है वो डरता है उसको देख के। तो ये निश्चित रूप से जो है ये होता है। लेकिन जैसे अब भी वो रावत जी कह रहे थे कि भाई जो है जो बंदर है, बंदर अब इतना खौफ हो गया उसका कि वो तो जो है जो हमने उसको डराने के लिए लगाया था वो उसके ऊपर ही बैठ गया। तो वो मतलब जो है ये वहां पे होता है कि जहां पर आप जो है कर नहीं पा रहे हैं कुछ, मतलब अगर आपके पास जो है, तो वो आप पे निश्चित रूप से जो है वो उस गांव में घुस जाता है। और गांव में जो है, एक तो गांव वाला यही बता रहा था साहब कि हमने तो किचन में जो है चावल बना रहे थे, वो हमारा कुकर ही ले गया। तो वो निश्चित रूप से जो है वो इस तरह से मतलब जो है आज इतना हावी हो गया है हमारे गाँव में, जहाँ पे हम लोग खेती नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास रोजगार के साधन नहीं है, जहाँ पे हम जो है गाँव छोड़ चुके हैं, जहाँ पे माइग्रेशन की समस्या ज्यादा है, तो वहां पर जो खेती से हम लोग विमुख हो गए हैं और गाँवों से जो विमुख हो गए हैं, तो वहां पे ये समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। लेकिन जो लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, गाँवों से जुड़े हुए हैं, अपने रोजगार उन्होंने गाँव में ही पैदा किया है, तो वहां पे ये समस्या निश्चित रूप से कम है। अगर आप देखेंगे कि और क्षेत्रों की तुलना में जो है वहाँ पे काफी कम है। अगर आप जाएंगे तो जहाँ पे लोग खेती करते हैं, जैसे कि हमारे माननीय विधायक साहब कह रहे थे कि नेपाली लोग तो कर रहे हैं, उनके लिए बंदर कहाँ गए, लेकिन बंदर उनके लिए हैं जो हम लोग जो बहाना ढूंढते हैं। तो निश्चित रूप से हमें आज दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है इसमें, और हम जो अगर दृढ़ इच्छा शक्ति रखें और हम लोग अगर संगठित हों, और हमारी जो मूल समस्या है, मूल समस्या हमारी क्या है, मूल समस्या की तरफ अगर ध्यान जाए, जो हमारी असली समस्या है उसकी तरफ अगर हम उसकी तरफ ध्यान दें और उसको पकड़ने की कोशिश करें कि हम लोग गाँव क्यों छोड़ रहे हैं, हम लोगों ने गाँव छोड़े क्यों आखिरकार, हम खेती से विमुख हुए क्यों आखिरकार, क्या ऐसे कारण थे। अगर उन कारणों की हम जांच पड़ताल करें तो निश्चित रूप से इससे जो है कुछ समाधान हमारे निकल सकते हैं। बंदर हो सकता है एक छोटा कारण हो, पर लेकिन जो है जहाँ पे इसके जो है बहुत सारे जगह पे जो है लोग कर रहे हैं,
तो हमें लगता है कि कर सकते हैं, मतलब तो और भी समाधान कुछ कारण हो सकते हैं मेरे ख्याल से कि भाई जैसे कहा कि भाई जोत हमारी धीरे धीरे कम हो रही है, हमारे खेतों से जो है नकदी मतलब जो है हम लोगों से जो मार्जिन जो है, हम लोग जो है घाटे की खेती करते आ रहे हैं, और घाटे की खेती करते करते जो है हम लोग थक गए थे, फिर हम लोगों ने खेती छोड़ दी है। तो निश्चित रूप से जो है ये मुद्दे हैं, इनको अगर हम और परखें जांचें तो निश्चित रूप से, और उस हिसाब से हमारी अगर सरकार की स्कीम आए, रोजगार पैदा हो सकता है कि एक रोजगार एक कारण हो सकता है कि हमें हमारे पास रोजगार नहीं है, हम लोग घाटे की खेती करते करते थक गए हैं, और घाटे में जाते जाते हमने जो है गांव छोड़ने शुरू कर दिया और हम जो है दूसरी तरफ चले गए हैं। अब तो निश्चित रूप से जो है हम उन कारणों को ढूंढ के और उन कारणों को का निदान करने के लिए कोई हमारी ऐसी स्कीम आए, हम लोगों को आकर्षित कर सके कि गांव में रोजगार से हम जुड़ सकें, गांव में रोजगार पैदा कर सकें और गांव की जड़ों में फिर से हम जो है जा सकें। तो ये निश्चित रूप से जो है फिर हमारे लिए अगर सरकार की कोई ऐसी स्कीम निश्चित रूप से अगर आती है, तो बहुत लोग बहुत जगह पे चर्चा करते हैं कि अगर गांव में हो सकता है कि भाई हमको ऐसा सहायता मिले कि हमें जो है बगीचा लगाना है, हमें जो है कुछ जो है बागवानी करनी है, बागवानी से हम जो है अगर मॉडल बागवानी के अगर हम कुछ एक जनपद में या ब्लॉक लेवल पे हम बागवानी के कुछ मॉडल क्रिएट करें, जो ऐसे इच्छुक किसान है जो करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा शक्ति ज्यादा है, अगर वो इस तरह के मॉडल डेवलप करें तो ये बाद में फैल सकता है। और चाहे वो सब्जी की खेती हो, चाहे फलों की खेती हो, चाहे कोई और रोजगार हो, और भी हमारे जो है नॉन फार्म सेक्टर के रोजगार हो सकते हैं जो रोजगार पैदा, क्योंकि मुझे लगता है कि रोजगार ही एक ऐसा कारण था कि जो हम बाहर निकले हैं रोजगार के कारण, क्योंकि हम अपने परिवार की जब भरण पोषण पूरा नहीं कर पाए तो हम बाहर निकले हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस पे चर्चा अलग से भी हम जैसे पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में की जानी चाहिए दोबारा से, क्योंकि हमारे माननीय विधायक साहब हैं, वो हमारी विधानसभा में बैठते हैं, तो वो वहाँ पे जो है सवाल मतलब जो है कर सकते हैं विधानसभा में। तो हमारे मुद्दों को कहीं ना कहीं अगर जगह मिलती है उन पे सही दृष्टि से अगर उन पे चर्चा होती है तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और हम इसके ये हमारे लिए एक रास्ता खोलेगा। तो धन्यवाद खेमाल जी को। मैं वही कह रहा था कि हमारी जो खेती है वो जहाँ पानी नहीं पहुंच सकता है वहां पे फलदार वृक्ष या सामूहिक रूप से, क्योंकि खेती तो बिखरी हुई है, तो 20 लोगों ने डिसीजन लिया हम इस पूरे धड़े पे जो है हम एक फलदार वृक्षों की खेती करेंगे, तो फिर उसकी सुरक्षा भी हो सकती है कि उससे कुछ निकलने वाला है। इसी तरह से सब्जी जहाँ पे पानी है वहाँ पे सब्जी, और भी एक सामूहिक डिसीजन, क्योंकि एक व्यक्ति एक खेत में करेगा तो वो कितना करेगा, तो वो सामूहिक जो खेती इस तरह की हो, और इस सामूहिक खेती के लिए कुछ अनुदान या कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं अगर होती हैं कि भाई अगर आप इतने एकड़ में एक साथ मिलके कुछ कर रहे हैं तो तब बंदरों की समस्या भी खुद ही खत्म हो जाए, क्योंकि वहां से तो पैसा निकलने वाला है। तो इस तरह की अगर योजनाएं बनती हैं तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे लोग इस तरह की व्यवस्थाएं, एक नई व्यवस्था हो सकती है कि सामूहिक एक कमर्शियल क्रॉप की तरफ लोग सोचें, जिससे कि वहाँ पे जो रह रहे हैं उनकी आर्थिकी को फायदा पहुंचे। जी धन्यवाद। जी ओम नमस्कार दिनेश सर दिनेश सर। जी 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 आदरणीय बानी सर जी बोलिएगा। बावला जाट जी अपने सदन में उपस्थित है, उसको आमंत्रित करिए आप लोग। हाँ जी जी आदरणीय बाबला जाट जी आप अपनी बात रख सकते हैं। और आज के जो मुख्य अतिथि हैं, एक जो जनपद है हमारा उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग, वहाँ से हैं श्री भरत सिंह चौधरी जी, वहाँ के विधायक हैं लेकिन किसान हैं। और आप अपनी बात रखिएगा। सभी साथियों को राम राम हरिओम। मंत्री जी, मैं एक किसान, छोटी कांसी भिवानी हरियाणा, गांव डानीमाऊ। सर हमारा सौभाग्य कि आज मंत्री जी से रूबरू हो रहे हैं हम, और काफी चर्चाएं लंबी चल रही हैं, और उन चर्चाओं के ऊपर मैं एक छोटा सा कटाक्षी समझो, क्योंकि रियायत तो हम दे नहीं सकते, कटाक्षी कर सकते हैं। सरकार या सरकार के भरोसे जो आदमी बैठेगा वो नहीं चल पाएगा। हमें अपने पैरों पे खुद खड़ा होना पड़ेगा। खुद संगठन बनाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन कमजोरी कहाँ है? कमजोरी है हम एक दूसरे की टांग को खींचने में लगे हुए।
2 हाथ लगते हैं, पूरे शरीर का वजन होता है पैरों को खींचने में। और एक हाथ बढ़ा के चलते हैं तो 2 शरीर इकट्ठे होते हैं, ज्यादा बल हमारे को लगाना नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, संगठित होइए, 2 3 4 किसान इकट्ठे होइए, जो नजदीकी किसान है, जो अपने खेत के खेत लगता है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और ठीक है, ये बात भी आपकी सही है, या आपके मन में भी ये होगा या दूसरे किसान साथियों के मन में ये होगा कि इनके यहाँ बंदर नहीं है, ये इसलिए कर रहे हैं इस बात को। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मेरे एरिया में शुष्क एरिया है, 4-5 गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है नीचे की, फिर भी हम खेती कर रहे हैं। खारा मीठा कुछ करके थोड़ी बहुत खेती हम कर रहे हैं, और उसी खेती के बल पे हम अपना गुजर बसर कर रहे हैं। संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को, लेकिन एक दूसरे को ये चाहता है कि ये ज्यादा कमा जाएगा, तेरे को पीछे छोड़ देगा। ये भ्रांतियां हमारे दिल में हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। बिल्कुल हम कर सकते हैं, कोई भी खेती करना चाहते हो आजकल इसके लिए जो है वो एक झटका मशीन भी आई हुई है। और अभी एक सर जी ने बताया था कि बंदर, अगर सामूहिक खेती हम करेंगे, 4 6 10 एकड़ में अगर खेती शुरू कर दी, तो कोई ना कोई वहां पे होगा, और होगा तो उसका जो है वो वहां नहीं आएगा, कोई भी जीव जंतु नहीं आएगा। जब हम छोड़ देंगे प्रयास करना, तो हर कोई चीज हैवी हो जाएगी। अभी एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, मेरे यहाँ जो है वो बिरानी एरिया है, बारिश हुई ठीक है, नहीं तो खाली एरिया है। गांव से गाय खेत में आनी शुरू होगी, वो 2 साल खेत में ही रही, नील गाय के साथ उनके संबंध हो गए, वो उसको चाटती है, वो उसको चाटती है, उनके साथ रहना शुरू कर दिया, उनके साथ भागना दौड़ना शुरू कर दिया। बाबूजी 10 साल तक इतना बुरी तरह का एक ये हुआ प्रोग्राम के वो समूह बन गया 50-60 गायों का। और वो गाय एक बार यहां से निकली तो ये मानो खेती सब की सब फैल। कोई सरकार के भरोसे करता रहा, कोई किसी के भरोसे करता रहा, नई बात चढ़ी वो। उसके बाद हिसार से कुछ बंदे बुलाए, वो बंदे सिर्फ गाय के ऊपर ही काम करते हैं। उन्होंने 2-2.5 लाख रुपया लिया, किसानों ने इकट्ठा करके दिया, आज वो आराम से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन गायों को पकड़ के, जो अच्छी गाय थी वो अपने घर पे रख ली। आज वो गाय घर पे खुली फ्रैंक घूमती हैं, कोई बांधने की जरूरत नहीं है, बाड़े के अंदर रहती हैं, जिसका दूध निकालना है वो